कैसे आप सभी लोग? हमने लाइफ प्रोसेस के पार्ट 1 में जाना था कि प्लांट किस तरीके से न्यूट्रिशन लेते हैं, वो तो अपना खाना खुद से बनाते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में। हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में आते हैं एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जो खुद का खाना खुद नहीं बना सकते, या ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद का खाना खुद नहीं बना सकते। अब ये ऑर्गेनिजम्स अगर खुद का खाना खुद नहीं बना सकते, तो सोचो ये अपना खाना कहां से बनाएंगे? ये ऑब्वियसली किसी दूसरी चीज पे डिपेंडेंट होंगे खाने के लिए। और वही ऑर्गेनिज्म दूसरी चीज पे अगर डिपेंडेंट होंगे, तो वो अपना न्यूट्रिशन किस तरीके से करेंगे? आज हम उसी बारे में समझेंगे कि हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। यानी कि जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं, वाइट जो हमारे जैसे छोटे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हो गए, मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म हो गए, तो वो सब ऑर्गेनिजम्स किस तरीके से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम शुरू करें, तो हम छोटे से शुरू करेंगे। जो हमारे पहले छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि सिंगल सेल्ड हमारे ऑर्गेनिज्म आप कहोगे। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म यानी कि जो ऑर्गेनिज्म एक ही सेल से बना है, यानी कि एक सेल के अंदर वो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म आ जाएगा, उसे हम कहते हैं सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म के अगर एग्जांपल देखें ना, तो वो आते हैं अमीबा और पैरामीशियम। आपने देखा होगा वो सिंगल सेल के ही होते हैं, उनका खाना पीना वीना जो भी होता है सब एक ही सेल के अंदर ही होता है। एक सेल के अंदर ही वो अपना पूरा का पूरा डाइजेशन सिस्टम, अपना पूरा रेस्पिरेट जो भी वो करते हैं। जैसे उनमें तो कोई इतनी टेक्निक नहीं होती उनके पास कि वो रेस्पिरेशन, क्योंकि उनको रेस्पिरेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती, उनके पास सेल एक ही है। उनको उनको ना कोई चीजों की जरूरत पड़ती है, उन्हें डाइजेशन की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनके पास एक ही सेल है, उसमें ही खाना आएगा और उसमें ही डाइजेस्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें इस बारे में, तो पहले जैसे आपको मैंने बताया अमीबा और पैरामीशियम के बारे में, तो हम पहले अमीबा के अंदर देखते हैं कि किस तरीके से अमीबा न्यूट्रिशन लेता है। अमीबा न्यूट्रिशन इन अमीबा, इसमें जो अमीबा होता है ना, ये सिंगल सेल्ड होता है। इसका जो शेप होता है ना, इररेगुलर शेप होता है, इसका कोई शेप फिक्स नहीं होता है। हाँ, एकदम ऐसे कोई जेली नहीं होती गिरी हुई। तो जेली जेली को अगर आप गिरा दो, आप बोलते स्लाइम, जो लोग कहते हैं स्लाइम अगर गिर गई तो स्लाइम का कैसे इररेगुलर सा शेप बन जाता है, वैसे ही अमीबा होता है ना, उसका ऐसे कुछ इररेगुलर सा शेप होता है, कुछ भी शेप बना होता है उसका। तो अमीबा ये न्यूट्रिशन ऐसे लेता है कि भाई इसको अगर हम स्टार्ट कर समझना कि प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड बाय अमीबा, यानी कि अमीबा किस तरीके से फूड को लेता है और उसको डाइजेस्ट करता है अपनी बॉडी के अंदर। ठीक है, शुरुआत करने में क्या होगा, पहले सूडोपोडिया बनेंगे। अब देखो अमीबा है, वो ऐसे ऐसे रेंगता 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 फूड के बाजू में आया, फूड को देखा, फूड को देखा, बोला यार अभी खाना तो पड़ेगा, भूख तो लगी, फूड मिल गया पास में, तो वो क्या करेगा, अपने ना खाने के लिए हम कैसे हमको खाना होता है तो खाने के लिए हम हाथ अपना बढ़ाते हैं आगे खाने की तरफ और खाना खाते हैं। तो वैसे ही ना अमीबा है ना, अपने नकली पैर बनाएगा या नकली हाथ बनाएगा, नकली पैर या नकली हाथ बनाएगा, क्योंकि इसकी बॉडी तो इरेगुलर है, इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं है, एक कोई परफेक्ट शेप नहीं है, तो ये अपने आप को किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकता है। तो ये क्या करेगा, ऐसे 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 अपने दो पैर बना देगा या दो हाथ बना देगा, कुछ भी कह सकते हैं, दो हाथ या दो पैर बना देगा। और ये जो है ना हमारा फूड पार्टिकल है, ये जो है हमारा फूड पार्टिकल है, इसमें जो इसने दो पैर बनाए ना, इन्हें हम कहते हैं सूडोपोडिया। क्या कहते हैं, सूडोपोडिया। और सूडोपोडिया को कहते हैं फॉल्स लेग्स या फॉल्स फीट या फॉल्स हैंड। कि भाई सूडोपोडिया यानी कि नकली पैर या नकली हाथ बनाता है ताकि वो फूड को ले सके, ऐसे अपने आजू बाजू फूड के जा रहा होता है। अब क्या करता है कि कैप्चरिंग ऑफ फूड पार्टिकल, अब सूडोपोडिया बनेगा और उसने क्या किया, फूड पार्टिकल को कैप्चर किया। सूडोपोडिया बन गया, फूड पार्टिकल के पास गया और बोला आजा भाई, आजा भाई, ऐसे आजा भाई। अब क्या होगा ना कि सूडोपोडिया बना हुआ है, ठीक है, बीच में फूड पार्टिकल है, अब बीच में कोई जगह है, जगह रहेगी ना, बीच में जगह तो रहेगी ना। अगर फूड पार्टिकल को अमीबा ऐसे करके ऐसे गले लगा रहा है, तो बीच में कोई जगह रहेगी, छोटा सा फूड पार्टिकल है, जो बीच में जगह रहेगी ना, फूड अमीबा के अंदर आ गया, क्योंकि वो सूडोपोडिया आगे जाके से जुड़ गया, अमीबा के अंदर आ गया, बट फिर भी अमीबा के और फूड पार्टिकल के बीच में कुछ खाली स्पेस है, कुछ खाली स्पेस है, उसे हम क्या कहते हैं पता है, वैक्यूल। क्या कहते हैं, वैक्यूल। वो खाली स्पेस जो होगी ना, ऐसी ऐसी, इसे हम कहेंगे वैक्यूल। ये देखो अमीबा के, ये अमीबा है, ये फूड पार्टिकल, इनके बीच में जो स्पेस है ना, ये व्हाइट वाली, इसे हम कहेंगे वैक्यूल। और इसके अंदर फूड है, इसके अंदर फूड स्टोर होता है, तो इसे हम कहेंगे फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल। तो अब क्या हुआ, सूडोपोडिया बना, सूडोपोडिया पैर लेके आया, ऐसे गले लगा लिया फूड को, जैसे ही फूड को गले लगाया, बीच में बन गई जगह, उसे हम कहेंगे फूड वैक्यूल। अब फूड वैक्यूल बन गया, फॉर्मेशन ऑफ फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल बन गया, उसके बाद क्या होगा, डाइजेशन ऑफ फूड। अब अगर उसने गले लगा दिया, फूड वैक्यूल बीच में बन गया, तो अब क्या करेगा, खाएगा ना खाना, डाइजेस्ट करेगा, हजम करेगा खाने को। तो उसने खाया, ये खा लिया, अब डाइजेशन होगा, तो फूड क्या होगा कि धीरे धीरे फूड वैक्यूल है ना, वो छोटा होता जाएगा और खत्म हो जाएगा।
तो फिर क्या होगा ना कि जो फूड पार्टिकल है ना वो पूरा का पूरा अमीबा के सेल के अंदर चला जाएगा। जैसे ही वो फूड पार्टिकल अमीबा के सेल के अंदर गया ना, वो फूड पार्टिकल अमीबा उसके सेल के अंदर जो अलग अलग टाइप के जो होते हैं ना एंजाइम्स, वो एंजाइम्स क्या करेंगे कि अमीबा के सेल के अंदर उसको डाइजेस्ट करेंगे, उस फूड को डाइजेस्ट करेंगे, उस फूड को डाइजेस्ट करेंगे। जैसे ही उस फूड डाइजेस्ट किया, फिर होगा डिफ्यूजन ऑफ सिंपल सब्सटेंसेस इन साइटोप्लाज्म। अब उसने डाइजेस्ट किया, डाइजेस्ट करने के बाद वो क्या करेगा कि भाई जो सिंपल सिंपल है, क्योंकि एक ही सेल है, ज्यादा कुछ उसको जरूरत नहीं पड़ती कॉम्प्लेक्स चीज की कि भाई मुझे भाई ये प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कुछ भी नहीं, उसको जो सिंपल चीजें चाहिए। तो वो क्या करेगा, सिंपल सिंपल चीजें जो फूड में से मिलेगी वो ले लेगा अपने सेल के अंदर, बाकी क्या करेगा, बाकी फिर फूड को ले जाएगा कोने में हो जाके फेंक देगा, बोलेगा चल भाई निकल तू, क्या भाई निकल तू। तो क्या हुआ कि पहले ये फूड पार्टिकल है, ये अमीबा है, ये इसके पास है, इसको लगा यार मेरे को भूख लगी है, खाना खाना चाहिए। जैसे इसने खाना खाने की आगे तरफ बढ़ा, इसने मैंने सूडोपोडिया अपने दो हाथ फैलाए और बोला खाने को आजा मेरे पास। जैसे ही खाने को अपने पास बुलाया, बन गया फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल बनने के बाद वो फूड वैक्यूल इतना था कि धीरे धीरे फूड वैक्यूल को उसने छोटा किया डाइजेशन करने के लिए। जैसे ही धीरे धीरे फूड वैक्यूल छोटा हुआ, छोटा होने के बाद फूड वैक्यूल जो फूड पार्टिकल है वो अमीबा के अंदर चला गया। अमीबा के अंदर चला गया तो अमीबा ने क्या किया, अब तो तू मेरे आ गया है झांसे में, अब मैं तुझे करूंगा डाइजेस्ट। तो उसने किया डाइजेस्ट। डाइजेस्ट करने के बाद क्या करेगा, सिंपल सब्सटेंसेस लेगा, बाकी बचा हुआ खाना वापस बाहर फेंक देगा। अब अमीबा के बारे में तो हमने जाना, अब जानते हैं पैरामीशियम के बारे में। पैरामीशियम, पैरामीशियम ये ना आपको पता है चप्पल के शेप का होता है, इसका शेप पता है कैसा, चप्पल का होता है। ये एक तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म तो है, ये होलोजोइक न्यूट्रिशन तो करता है। होलोजोइक का मतलब मैंने बताया सॉलिड पार्टिकल या लिक्विड फॉर्म में किसी भी पार्टिकल को लेकर उसको अपनी बॉडी के अंदर यूटिलाइज करके उसकी एनर्जी लेना, ठीक है। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन तो ये करता है, बट इसका शेप है ना चप्पल जैसा है। ये देखो, ये थोड़ी सी खराब सी चप्पल है, बट ये चप्पल है। अब चप्पल वही चप्पल है जो जिससे आपकी मम्मी आपको मारती है, ये वैसे ही शेप का होता है, ये चप्पल की शेप का होता है। इसके अंदर होता है फूड वैक्यूल, इसका अलग से अपना मस्त सिस्टम बना हुआ है फूड वैक्यूल का, होता सिंगल सेल ही है, बट ना ये फूड लेने का ना इसका तरीका अलग होता है। क्यों, क्योंकि इसका फिक्स्ड शेप है। अब अगर इसका फिक्स्ड शेप है तो किस तरह से हाथ फैला के बोलेगा फूड को आ जा, नहीं बोल पाएगा। अगर फूड को नहीं बुला पाएगा तो वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, वो फूड को पास जाएगा और इसके मदद से ये जो दिख रही है आपको ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ये जो ऐसे से बाहर निकले हुए छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर की मदद से क्या करेगा, वो फूड को लेगा अपने अंदर और उसको अपने फूड वैक्यूल में भेजेगा। ये देखो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर में यहां से फूड आएगा और डायरेक्ट फूड वैक्यूल में चला जाएगा, फूड वैक्यूल में चला जाएगा, फूड वैक्यूल में जाएगा। पर जो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, इसे पता है क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सीलिया। क्या कहते हैं, सीलिया। ये रहा ये सीलिया। क्या बोला है, मूवमेंट ऑफ फूड बाय सीलिया, यानी कि फूड का मूवमेंट सीलिया के थ्रू किया जाएगा। वो क्या करेगा, ऐसे फूड के पास गया, फूड के पास गया, फूड के पास गया, फिर ये समझो ये फूड है तो ये सीलिया फैलाएगा, सीलिया को लेगा, बोलेगा चलो भाई अंदर आ जा, तो फूड को अंदर ले लेगा। जैसे ही फूड को अंदर लेगा फिर फूड वैक्यूल में जाएगा, फिर तो सेम टू सेम अमीबा जैसा प्रोसेस करेगा, अंदर लेगा, फूड वैक्यूल छोटा करेगा, उसको डाइजेस्ट करेगा। तो इस तरीके से ना जो हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, ये लोग डाइजेशन करते हैं या न्यूट्रिशन लेते हैं अपना। बट आप सोचो कि हम जैसे ह्यूमंस हैं, हम तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। ये तो बहुत सिंपल है, एक सेल है, इससे और क्या सिंपल होगा, एक सेल है सिर्फ। बट हम क्या है, हमारे पास तो मिलियन बिलियन ऑफ सेल है हमारे अंदर। तो हमारे मिलियन और बिलियन सेल के अंदर हमारे पास सिस्टम बने हुए हैं। किस तरीके के सिस्टम, डाइजेशन के सिस्टम। हमें डाइजेस्ट करने के लिए सिस्टम पूरा चाहिए होता है, हमें फूड चाहिए होता है अच्छा, और हमें उसको डाइजेस्ट करने के लिए पूरा सिस्टम चाहिए होता है। क्यों, क्योंकि अगर हमारे पास सिस्टम नहीं होगा ना तो हमारी बॉडी की हर सेल तक ना खाना पहुंचाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, बॉडी की हर एक सेल तक खाना पहुंचाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हमारा जो सिस्टम है ना उस सिस्टम को हम समझेंगे कि किस तरीके से ह्यूमंस के अंदर न्यूट्रिशन होता है। इसके बाद ह्यूमन के अंदर न्यूट्रिशन को स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने पढ़ा कि सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स किस तरीके से अपना न्यूट्रिशन करते हैं। अब इसके बाद पढ़ेंगे कि हम जैसे ह्यूमंस फॉर एग्जांपल कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी जिसके अंदर एक से ज्यादा सेल से कोई अगर ऑर्गेनिज्म बना हो उसे हम कहेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। वो ऑर्गेनिजम्स किस तरीके से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, किस तरीके से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। अब हमारे ह्यूमंस के अंदर अगर हम बात करें तो हमारा न्यूट्रिशन लेने के 5 मेन स्टेजेस होते हैं। हमारे अंदर न्यूट्रिशन लेने के 5 मेन स्टेजेस होते हैं। न्यूट्रिशन का मतलब ये होता है कि फूड को इनटेक करना और उसको अपनी बॉडी में यूटिलाइज करना, मतलब यूटिलाइज करना, उसके बाद हमें मिलेगी एनर्जी, हमें मिलेगी एनर्जी। तो एनर्जी एंड में अगर हमें बनानी है तो इन 5 स्टेजेस के थ्रू हमारे फूड को जाना पड़ेगा, तब जाके हमें एनर्जी बनेगी। या ये जो 5 मेन स्टेजेस है ना, ये इनके थ्रू हमें न्यूट्रिशन मिलता है।
बात करें पहले स्टेज की तो वो है इंजेशन। इंजेशन इंजेशन का मतलब क्या होता है? खाने को खाना, खाना इंटेक करना, इंटेक ऑफ फूड। इंटेक ऑफ फूड को कहा जाता है इंजेशन। अब सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, सेमी सॉलिड फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में हम हमारे फूड को जब लेते हैं, रॉ फूड या कोई भी फूड, कुक्ड फूड को हम जब खाते हैं तो उसे हम कहते हैं इंजेशन। अब इसके बाद आता है डाइजेशन। अब जो हमने फूड खाया वो फूड था बहुत ही कॉम्प्लेक्स फूड, हमारे लिए वो फूड बहुत ही कॉम्प्लेक्स फूड है। उस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने वाली प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डाइजेशन। कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने वाली प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन। यही सिंपल फॉर्म ऑफ फूड ना हम हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट कर सकते हैं या अब्सॉर्ब कर सकते हैं हमारे सेल्स, इस सिंपल फॉर्म ऑफ फूड को। इसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन यानी कि हमारा जो सिंपल फॉर्म में कन्वर्टेड फूड है उसे एब्जॉर्ब करना। सिंपल फॉर्म में कन्वर्टेड फूड को एब्जॉर्ब करना, उसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। अब एसिमिलेशन, सिंपल फॉर्म ऑफ फूड हमने एब्जॉर्ब तो किया, अब इसे एब्जॉर्ब करने के बाद बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचा के उसमें से एनर्जी बनाना, बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचा के उसमें से एनर्जी बनाना, उसे हम कहते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन। अब हमारा ये प्रोसेस यहाँ पे खत्म हो गया, हमारी एनर्जी बन गई, बट हमारा जो बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड है ना, बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड, उसे हम बाहर निकाल देते हैं इन द फॉर्म ऑफ इजेशन या एक्सक्रीशन। इजेशन या एक्सक्रीशन, एक स्टूल जिसे कहा जाता है, वो इजेशन या एक्सक्रीशन प्रोसेस के थ्रू बाहर निकलता है। अब हम बात करें डाइजेशन प्रोसेस के बारे में, क्योंकि इंजेशन तो हमें पता है कि हम बॉडी के अंदर खाने को खाते हैं, उसके बाद वो डाइजेशन शुरू हो जाता है। डाइजेशन शुरू करने के लिए हम पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम ना एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। क्या है? एक कैटाबॉलिक प्रोसेस। आप पूछो, अब कैटाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है? कैटाबॉलिक प्रोसेस का मतलब ऐसा होता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स फूड को या किसी भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को या किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज को हम सिंपल फॉर्म में जब कन्वर्ट करें ना, उसे ब्रेक डाउन करके, उसे तोड़कर, उसे सिंपल फॉर्म में जब हम कन्वर्ट करें, उसे कहते हैं कैटाबॉलिज्म या कैटाबॉलिक प्रोसेस। कैटाबॉलिक प्रोसेस। अब ये है ना, ये चीजें ना मेटाबॉलिज्म में भी आती है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। वैसे ही ये जो कैटाबॉलिज्म है ना, कैटाबॉलिक प्रोसेस, इसका मतलब क्या होता है कि भाई कैटाबॉलिक प्रोसेस कि भाई किसी भी बड़े कॉम्प्लेक्स चीज को उसे ब्रेक डाउन करके उसे छोटे फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो डाइजेशन तो वही तो करता है कि कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। अब जैसा कि स्टार्ट करने की ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है ना, उसमें मेनली दो पार्ट्स होते हैं जिसके थ्रू हमारा डाइजेशन होता है। दो पार्ट्स कैसे होंगे भाई? एक होता है एलिमेंट्री कैनाल, जिसके थ्रू हमारा फूड पूरा पास होता है, और एक होते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड्स। यानी कि एलिमेंट्री कैनाल में जब फूड हमारा पास होता है ना, तो साथ में कुछ एसोसिएटेड यानी कि उससे साथ मिले हुए कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो उसके अंदर पार्ट अपना रोल प्ले करते हैं डाइजेशन के प्रोसेस में। वो है लीवर और पेंक्रियास। ये डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं ना, वो हमारे फूड को प्रोवाइड करते हैं, किधर? स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोवाइड करते हैं। उससे क्या होता है? हमारा फूड अच्छी तरह डाइजेस्ट होता है, इसके थ्रू तो हमारा फूड पास होता है, बट ये मेन रोल प्ले करते हैं डाइजेशन के प्रोसेस में। ठीक है, अब हम बात करते हैं माउथ की। माउथ पे हमारा डाइजेशन प्रोसेस शुरू होता है, डाइजेशन प्रोसेस वहां पे शुरू होता है। जैसे कि हमने पढ़ा यहाँ पे इंजेशन, हमने खाना तो खा लिया, उसके बाद जो हमारा जो डाइजेशन प्रोसेस कहाँ शुरू होता है? माउथ में। इसके लिए हमें कहा जाता है कि हमें फूड को ना अच्छी तरह चबा कर खाना चाहिए। क्यों? अगर हम फूड को अच्छी तरह चबा कर नहीं खाएंगे तो हमारे जो माउथ के अंदर डाइजेशन प्रोसेस शुरू होती है वो नहीं होगी, और उससे क्या होगा? हमारा फूड अनडाइजेस्टेड रह जाएगा और हमें प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि माउथ के अंदर जब फूड हम खाते हैं ना, तो उसे अच्छी तरह चबा कर खाना चाहिए। अब माउथ है ना, उसे हम बक्कल कैविटी या हम उसे ओरल कैविटी भी कहते हैं। हम उसे बक्कल कैविटी या उसे हम ओरल कैविटी भी कहते हैं। बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारा जो माउथ होता है ना, उसके अंदर हमारा जबड़ा और हमारे जो टीथ, टंग, ये इस तरीके से ना बने हुए होते हैं कि इसे हम बक्कल या बक्कल कैविटी कहते हैं। भाई ये कैविटी है हमारा माउथ, उसके अंदर है ना पूरा हमारा टीथ, हमारा टंग, हमारा सलाइवरी ग्लैंड्स, ये सारे मौजूद हैं। इसीलिए माउथ के जो तीन पार्ट है ना, टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड्स, ये तीनों रोल प्ले करते हैं हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में, अब बात करें टीथ के बारे में। अब टीथ, हमारे 32 दांत होते हैं। हम जब बड़े हो जाते हैं तो हमारे 32 दांत, कहते हैं 32 तोड़ दूंगा, वैसे हमारे 32 दांत होते हैं। बट हम जब छोटे होते हैं ना, तो हमारे 32 नहीं होते, 19 या 20 जितने दांत होते हैं। तो उससे क्या होता है ना, जब हम छोटे होते हैं ना, तो हमारे 32 दांत क्यों नहीं होते? क्योंकि हमारे ना तब है ना मिल्क टीथ होते हैं, और मिल्क टीथ में ना प्री मोलार और मोलार जो होते हैं ना, हमारे जो यहाँ पे एंड के जो दांत होते हैं वो अच्छी तरह डेवलप नहीं होते। प्री मोलार और मोलार अच्छी तरह डेवलप नहीं होते हैं। जब जैसे ही हम लोग 15, 16, 17 की एज में आते हैं ना, तो तब हमारे जो अक्कल दांत कह सकते हैं, जिसे हम मोलार टीथ कहते हैं,
वो डेवलप होना शुरू होते हैं, वो आना शुरू हो जाते हैं। और ऐसे भी माना जाता है कि भाई अगर आपके पास मोलार टीथ है तो आप में अक्ल नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। आपके पास मोलार नहीं है तो ये भाई आपका नेचुरल प्रोसेस कोई भी हो सकता है जिसकी वजह से आपको मोलार नहीं आए हो, बट इसका भाई अक्ल से कोई लेना देना नहीं है। उसे विजडम टीथ की तरह कहा जाता है, बट उससे कुछ लेना देना उसका है नहीं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके बाद टंग के बारे में। अब टीथ क्या हेल्प करता है पहले जाने। टीथ क्या हेल्प करता है? टीथ हमारे फूड को है ना च्यू करने में, च्यू करने को साइंटिफिक टर्म में कहा जाता है मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन, टीथ हमें फूड को च्यू करने में हेल्प करता है, फूड को कट करने में हेल्प करता है। फूड बड़े पार्ट में, हम इतनी बड़ी रोटी का जो निवाला खाते हैं उसे तोड़कर छोटे छोटे पार्ट में करेंगे तभी तो हमारा फूड नीचे तक जा पाएगा। नहीं तो अगर बड़ा निवाला ही अगर हम खा लेंगे, अंदर उगल लेंगे उसे, तो हमारा फूड बरोबर डाइजेस्ट भी नहीं होगा। ठीक है, उसको छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है, सरफेस एरिया फूड का बढ़ाना पड़ता है। फूड को डाइजेस्ट करने के लिए उसका सरफेस एरिया बढ़ाना पड़ता है। च्यूइंग करने में, कटिंग करने में हेल्प करता है, ग्राइंडिंग करने में हमारा माउथ हेल्प करता है हमारे फूड को। अब इसके बाद बढ़ते हैं टंग के बारे में, माउथ के सेकंड पार्ट जो कि है टंग। अब टंग क्या होता है? टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है। मस्कुलर ऑर्गन का मतलब क्या है? मस्कुलर ऑर्गन का मतलब ये होता है कि भाई जिधर बोन नहीं प्रेजेंट हो, ऐसे ऑर्गन जिसके अंदर बोन प्रेजेंट नहीं हो, भाई वो पूरा ऑर्गन मसल से बना हुआ है, तो उससे हम कहेंगे मस्कुलर ऑर्गन। हमारे जबान पे जो बोन नहीं होती है। और इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है? टंग का इंपॉर्टेंस क्या होता है कि टंग के ऊपर है ना हमारे होते हैं टेस्ट बर्ड्स। क्या होते हैं? टेस्ट बर्ड्स। और टंग की अपर सरफेस पे ही टेस्ट बर्ड होते हैं। आप खाना खाओगे तो टंग की ऊपर सरफेस ही हमारे फूड को ज्यादा टच करती है, इसके लिए टंग की अपर सरफेस पे टेस्ट बर्ड होते हैं। तो आप देखना अलग अलग जो टंग होती है, टंग के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग टेस्ट बर्ड होते हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि हमारी जीभ की जो टिप होती है ना, हम जहाँ पे जब अब हम कोई मीठी चीज खाते, समझो हमने मस्त एकदम स्वादिष्ट गुलाब जामुन खाया, जब जैसे हमने स्वादिष्ट गुलाब जामुन खाया ना, तो हमारे टीथ की जो टिप होती है ना, ये टीथ बोल रहा हूँ, टंग की जो टिप होती है ना, वो टिप पे जैसे ही वो स्वीट का कोई भी टेस्ट टच करेगा तो हमें स्वीट टेस्ट आएगा। बट पीछे के साइड पे, हमारी जुबान के पीछे के साइड पे जब टच होगा तो नहीं आएगा इतना, जितना आगे टिप पे हमारा मीठा हमें लगेगा। पर हमारी जो साइड होती है ना, टंग की साइड, यहाँ पे ना सोअर टेस्ट होता है, यानी खट्टापन होता है। तो हम जब भी कोई चीज खट्टा खाते हैं ना, हमें पहले टंग के साइड पे ज्यादातर खट्टा फील होता है, क्योंकि वहां पे ही वो टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। तो टंग के अलग अलग एरिया में अलग अलग टाइप के टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। अब टंग हमारे और क्या हेल्प करता है? टंग हमारे फूड को रोल करने में हेल्प करता है, हमारे फूड को हमारे माउथ के हर पार्ट तक, हमारे इस दांत तक, राइट साइड के दांतों में चबाने में, फिर लेफ्ट साइड के दांतों में चबाने, अच्छी तरह में चबाने में हेल्प करता है, फूड को रोल करने में हेल्प करता है, और वो फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करने में भी हेल्प करता है, फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करने में भी हेल्प करता है। इसके बाद हमारा जो टंग होता है ना, वो पुश टंग होता है फूड को इसोफेगस की तरफ, यहाँ तो स्वॉलो करता है हमारे फूड को। हमारे फूड को स्वॉलो करने में हमें हमारी टंग हेल्प करती है। वो क्या करती है भाई? ऐसे ऊपर की तरफ रोल हो जाएगी, तो उससे क्या होगा? हमारा फूड है ना पूरा का पूरा इसोफेगस तक चला जाएगा, और फिर इसोफेगस के बाद तो हमारा स्टमक तक जाएगा फूड। तो जो ये टंग होती है ना, ये हमें फूड को पुश डाउन करने में हेल्प करती है। अब तीसरा जो है ना, वो है सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स, आप सोचो सलाइवरी ग्लैंड्स का मतलब क्या होगा? सलाइवरी ग्लैंड्स ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो सलाइवा को सेक्रीट करते हैं या सलाइवा को बनाते हैं। सलाइवा को बनाते हैं, सेक्रीट करना या सलाइवा को बनाना कहते हैं, किसी भी चीज को बनाना या सेक्रीट करना कहते हैं। तो सलाइवा को बनाते हैं। अब आप देखेंगे कि सलाइवा को बनाते हैं तो ये हमारे फूड में, डाइजेशन में रोल कैसे प्ले करते हैं, या फूड जैसे ही हम खाते हैं तो सलाइवा कैसे बन जाता है। आप सोचो कि जब आप बहुत ही, अभी आप इमेजिन करो, एक काम करो मेरे साथ, आपकी बहुत ही कोई फेवरेट डिश है, आपकी बहुत ही कोई फेवरेट डिश है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं मान लूं एक पिज्जा है, ठीक है। अब पिज्जा के बारे में आप सोचोगे तो आपके मुंह में माउथ वाटरिंग हो जाती है, आपके मुंह में ना पानी पानी आ जाता है। यहाँ तो आप पिज्जा को देखोगे ना, कब कहीं जाके बहुत ही मस्त एकदम स्वादिष्ट सा जो पिज्जा होता है सामने पड़ा है, तो आपको देखिए ना उसमें आपके माउथ में वाटरिंग शुरू हो जाती है, माउथ वाटरिंग या मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है। तो वो है ना सलाइवा बनना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो फूड को देखकर ऑटोमेटिकली बनना शुरू हो जाती है, भाई फूड है, हमारे माइंड में फूड का सिग्नल गया और हमारे जो माउथ है ना उसने सलाइवा बनाना शुरू कर दिया। और ये सलाइवा हेल्प क्या करती है? पहली बात, सलाइवा फूड को मिक्स करने में और सलाइवा फूड को स्मूथली पास करने में तो हेल्प करती है कि भाई अगर जो फूड है हमारा स्मूथली पानी में मिक्स, जैसे सलाइवा के अंदर मिक्स होके पास होएगा, तो हमारे फूड में हमको है ना भाई वो खराश जैसा नहीं लगता है, वैसा नहीं होगा। हमारे जो फूड होगा ना वो फूड पाइप के थ्रू स्टमक तक है ना स्मूथली डाइजेस्ट होके स्मूथली पास हो जाएगा, हमें तकलीफ नहीं होगी फूड को स्वॉलो करने में। पर दूसरा काम, सलाइवा का जो मेन काम क्या होता है डाइजेशन के अंदर, उसका काम ये होता है कि उसके अंदर होता है सलाइवरी एमाइलेज, जो कि एक एंजाइम है। सलाइवा के अंदर होता है सलाइवरी एमाइलेज प्रेजेंट होता है। सलाइवरी एमाइलेज एक ऐसा एंजाइम है जो स्टार्च को तोड़कर सिंपल शुगर जैसे कि ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। स्टार्च को तोड़कर सिंपल शुगर में या ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है।
अब ये सलाइवरी एमाइलेज होता है ना, इसीलिए हमें कहा जाता है कि हमारे फूड को जितना हो सके अच्छी तरह हमारे फूड को मिक्स करना चाहिए सलाइवा के साथ। जितना ज्यादा हमारा फूड अच्छी तरह सलाइवा के साथ मिक्स होगा, उतना हमारा सलाइवरी एमाइलेज ब्रेक डाउन करेगा स्टार्च को। अब आप सोचोगे स्टार्च कहां से आता है? स्टार्च कहां से आता है? स्टार्च प्लांट से ही तो आता है। हमें प्लांट अपने फूड को स्टोर करते हैं स्टार्च के फॉर्म में, और हम उसी प्लांट को खाते हैं, तो हमारे माउथ में वही स्टार्च डाइजेस्ट होता है सिंपल शुगर में। बट ना यहाँ पे क्या होता है पता है, यहाँ पे ना बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह सिंपल शुगर नहीं बन जाती, मतलब एकदम कंप्लीट ग्लूकोज तक नहीं कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पे कहीं पे ना कुछ भाई पार्शियल डाइजेशन कह सकते हैं, भाई थोड़ा डाइजेशन होता है, और थोड़ा बहुत है ना, पता है कहाँ होता है? थोड़ा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो बचा हुआ जो कंप्लीट करने के लिए डाइजेशन होता है वो पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। बट थोड़ा डाइजेशन, थोड़े हद तक डाइजेशन कौन करता है? सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज। अब हमारा फूड है ना, माउथ से इसोफेगस पे गया, हमारे टंग ने क्या क्या बोला, भाई फूड मस्त तू मिक्स हो गया सलाइवा के साथ, अब तू जा टंग में। अब जैसे ही वो टंग ने उसको क्या किया, इसोफेगस में भेज दिया। जैसे ही टंग ने इसोफेगस में भेजा तो हमारा फूड गया इसोफेगस में। अब इसोफेगस क्या होता है? इसोफेगस एक ऐसी ट्यूब होती है ना, एक ऐसी ट्यूब होती है जो हमारे माउथ को हमारे स्टमक से कनेक्ट करती है, हमारे माउथ को हमारे स्टमक से कनेक्ट कर। देखो ये हमारे माउथ है, ये हमारा स्टमक है, इससे कनेक्ट करने वाले जो पाइप है वो है इसोफेगस। फूड पाइप कहते हैं, इसीलिए तो इसे कहते हैं फूड पाइप, कि इस पाइप के थ्रू हमारा फूड पास हो रहा है, स्टमक जा रहा है, स्टमक में जा रहा है, तो इसे हम कहते हैं फूड पाइप। इसे फूड पाइप तो कहा ही जाता है, बट ये क्या करता है, किस तरीके से हमारा फूड है ना ऊपर से लेके नीचे तक आएगा? ग्रेविटी से आएगा। हाँ, कुछ कुछ लोग तो भाई ऐसे सोकर खा रहे होते हैं, इसीलिए कहा जाता है सोकर भी नहीं खाना चाहिए, पर कुछ कुछ लोग सोकर खा रहे होते हैं तो उनका भी तो खाना नीचे तक जाता है, तब तो ग्रेविटी वर्क नहीं कर रही है। तो सिर्फ ग्रेविटी रोल प्ले नहीं करती हमारे फूड को नीचे तक जाने में, यहाँ पर हमारा इसोफेगस रिदमिकली यानी कि एक परफेक्ट टाइमिंग पर कॉन्ट्रैक्ट करता है और श्रिंक, कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलीज करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलीज करता है। तो कॉन्ट्रैक्ट रिलीज करने से क्या होता है, हमारा फूड है ना नीचे तक पास होता है, हमारा फूड नीचे तक पास होता है। जैसे ये फूड है, इसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा नीचे जाएगा, इसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा नीचे जाएगा, तो कॉन्ट्रैक्ट रिलीज होता रहता है। तो ये इसोफेगस इस चीज में तो हेल्प करता है। इस प्रोसेस को पता है क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं पेरिस्टाल्सिस। क्या कहते हैं? पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस ऐसी प्रोसेस होती है कि हमारा इसोफेगस रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट रिलीज करता है, या कॉन्ट्रैक्ट करता है फिर रिलीज करता है, जिससे हमारा फूड है ना वो पुश डाउन होता है माउथ से, इसोफेगस पूरा पुश डाउन करके लेके जाता है स्टमक तक, हमारा फूड लेके जाता है स्टमक तक। अब हमारा खाना माउथ से इसोफेगस के थ्रू होते हुए पहुंच गया है स्टमक में, माउथ से इसोफेगस के थ्रू होते हुए स्टमक में पहुंच गया। अब स्टमक में होगा असली काम शुरू, असली काम शुरू। स्टमक के अंदर हमारा जो फूड होता है ना बहुत लंबे समय तक स्टोर्ड रहता है, 4 से 5 घंटे तक हमारा फूड स्टोर्ड रहता है। अब हम बात करते हैं स्टमक के बारे में। स्टमक जिसे एक थिक वॉल्ड होता है और इसे एक छोटे स्मॉल जे के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, वो स्मॉल जे के स्ट्रक्चर में वो प्रेजेंट होता है। स्टमक एक ऐसा ऑर्गन है कि जिसके अंदर क्या होता है ना कि हम उसको है ना एक्सपांड होता है, जैसे जैसे फूड उसके अंदर आ रहा होता है ना वो एक्सपांड हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक थिक वॉल्ड है और ये मस्कुलर है। तो थिक वॉल्ड होने की वजह से क्या होता है ना कि वो अपने आप को है ना अब एक्सपांड कर सकता है, अपने है ना अपने साइज से 2 से 3 गुना तक वो एक्सपेंड कर सकता है। और अपने साइज से 2 से 3 गुना तक वो एक्सपेंड करेगा ना, तो उससे क्या होगा कि ज्यादा अमाउंट ऑफ फूड उसके अंदर स्टोर हो सकता है। बट हमें ज्यादा अमाउंट ऑफ फूड इसके अंदर स्टोर नहीं भी करना चाहिए, हमें ज्यादा अमाउंट ऑफ फूड ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारे स्टमक के अंदर डाइजेशन जो होता है ना वो परफेक्टली नहीं होगा, हमारे स्टमक के अंदर डाइजेशन परफेक्टली नहीं होगा। तो अगर हम ओवर ईटिंग करेंगे तो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है ना, वो जो डाइजेस्टेड फूड करना होगा भाई, जो फूड जिसको डाइजेस्ट कर भी सकते हैं ना, वो भी अनडाइजेस्टेड फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, तो वो प्रॉपर न्यूट्रिशन हमें नहीं मिलेगा। तो हमें स्टमक के अंदर अच्छी तरह फूड को मतलब बहुत ही अच्छे अमाउंट में, हमें मतलब नॉर्मल अमाउंट में हमारे फूड को खाना चाहिए, ताकि हमारा फूड अच्छी तरह डाइजेस्ट हो, और उसके बाद वापस हम थोड़ी देर के बाद वापस खा सकते हैं कुछ खाना। इसीलिए स्टमक के अंदर है ना फूड बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में स्टोर होता है। और इसमें क्या होता है ना कि हमारे स्टमक के अंदर फूड होता है ना वो ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 घंटे तक स्टोर होता है। 4 से 5 घंटे के अंदर क्या होता है ना, हमारे स्टमक के अंदर जो फूड होता है ना उसके अंदर मेनली डाइजेस्ट होते हैं प्रोटीन, मेनली डाइजेस्ट होते हैं प्रोटीन, बट पूरी तरीके से नहीं डाइजेस्ट होते हैं प्रोटीन, बहुत ही पार्शियल वे में, यानी कि कुछ भाई कुछ हद तक प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाते हैं, और कुछ हद तक जो प्रोटीन जो बाकी कंप्लीट डाइजेशन है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्टमक होता है ना, स्टमक उसके अंदर डाइजेशन किससे होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड से होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो स्टमक की लाइनिंग और इनर लाइनिंग ऑफ वॉल पे प्रेजेंट होंगे। अब यही गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हेल्प करेंगे स्टमक को सेक्रीट करने में, यानी कि बनाने में गैस्ट्रिक जूस।
गैस्ट्रिक जूस, जो भी एक डाइजेस्टिव जूस की तरह काम करते हैं। और ये गैस्ट्रिक जूस के अंदर ना मेनली 3 पार्ट होते हैं। ये गैस्ट्रिक जूस के अंदर भी मेनली 3 पार्ट होते हैं, जो हो गए पेप्सिन, HCl और म्यूकस। पेप्सिन, HCl और म्यूकस। अब पेप्सिन जो होता है ना, वो पेप्सिन क्या करता है, पार्शियली डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को। मैंने बताया था भाई, पार्शियली हमारा प्रोटीन जो होता है वो डाइजेस्ट होता है स्टमक के अंदर। तो यही जो पेप्सिन है ना, ये हेल्प करता है पार्शियली डाइजेस्ट करने में प्रोटीन को। अब इसके बाद आता है कि HCl। अब इसने पार्शियल डाइजेस्ट करना प्रोटीन को, पर पेप्सिन को हमें एक्टिवेट भी तो करना पड़ेगा ना। पेप्सिन को हमें एक्टिवेट भी तो करना पड़ेगा ना, कि भाई पेप्सिन खाना आ गया है, चल भाई एक्टिवेट हो जा। पहले से तो प्रेजेंट नहीं होता भाई, पेप्सिन देखेगा भाई खाना आ गया है, एक्टिवेट हो जाएगा, फिर बोलेगा चलो प्रोटीन आ जाओ मैं आपको डाइजेस्ट करता हूं। बट उसको एक्टिव करने के लिए ये जो HCl है ना, ये हेल्प करता है। HCl हेल्प करता है पेप्सिन को एक्टिवेट होने में, पेप्सिन को एक्टिवेट होने में। HCl का मतलब क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये एक ऐसा एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हमारे स्टमक के अंदर प्रेजेंट होता है। आप सोचो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो पीएच होता है ना, वो होता है 2 से 3, यानी कि वन ऑफ द मोस्ट एसिडिक एसिड जो होता है ना, वो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये इतना स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, इतना खतरनाक एसिड, किसी इंसान के ऊपर अगर आप ऐसे बाहर से गिरा दो ना, उस इंसान का हाथ जल सकता है, उसकी हड्डी तक गल सकती है, इतना जो स्ट्रॉन्ग होता है ये एसिड। पर ये एसिड है ना, हमारे पेट के अंदर नॉर्मली रहता है, हमारे पेट के अंदर हमेशा ही प्रेजेंट रहता है। तो सोचो हमारी बॉडी किस तरीके से डिजाइन की गई है कि इतने खतरनाक एसिड को भी हमारी बॉडी के अंदर अफेक्ट नहीं हो रहा है, हमारी बॉडी अफेक्ट नहीं हो रही है। इसका एक और रीजन होता है कि हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है म्यूकस। हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है म्यूकस, हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है म्यूकस, जो क्या करता है, हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग में म्यूकस, आप कहते हैं जो हमारे नाक में से पता है म्यूकस जैसा निकलता है, पानी पानी जैसा निकल रहा होता है, उसे हम म्यूकस कहते हैं। बट वो सेम अमाउंट ऑफ म्यूकस नहीं होता, उसके एक डिफरेंट टाइप का म्यूकस हमारे स्टमक के इनर लाइनिंग में प्रेजेंट होता है। स्टमक के इनर लाइनिंग में ऐसा जो म्यूकस होता है थिक लेयर में प्रेजेंट होता है, जिससे क्या होता है, इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को वो डैमेज होने से बचाता है, HCl से डैमेज होने में। भाई HCl तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उससे डैमेज होने से बचाना तो पड़ेगा, तो ये म्यूकस हेल्प करता है बचाने में। अब है ना, ये म्यूकस प्रोडक्शन है ना, रहता तो है हमेशा, बट HCl प्रोडक्शन खाली कब होता है, जब खाना आता है हमारा। अब देखो आप है ना, हमें कहा जाता है कि हमें ना रोज सेम टाइम पे एक रूटीन में फॉलो करके खाना खाना चाहिए। भाई अगर आप दोपहर को 2 बजे खाना खाते हो, तो आपको डेली दोपहर 2 बजे ही खाना खाना चाहिए। ऐसा क्यों कहा जाता है, ऐसा इसीलिए कहा जाता है कि डेली दोपहर के 2 बजे हमारी बॉडी रिदम मेंटेन कर लेती है। आप 2 दिन खाओ 3 दिन खाओ ना, फिर हमारी बॉडी रिदम मेंटेन कर लेती है। रिदम मेंटेन करने से क्या होता है कि हमें रोज 2 बजे ही भूख लगेगी, हमें रोज 2 बजे के आसपास भूख लगेगी, और हमारी बॉडी के अंदर हर रोज 2 बजे के आसपास HCl प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, HCl प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। बट समझो कि हमने एक हफ्ते तक ये रूटीन मेंटेन किया, फिर रूटीन मेंटेन करना छोड़ दिया, इससे क्या होगा कि हमारी बॉडी के अंदर रोज 2 बजे HCl तो बन रहा है, बट HCl में हम खाना नहीं दे रहे, तो हमारा HCl बढ़ता जा रहा है। अब HCl का अमाउंट जब बढ़ जाएगा ना, तो हमारा HCl का अमाउंट बढ़ के हमारा HCl अमाउंट है ना, जो भाई ईसोफेगस तक आ जाएगा। हमारा HCl इतना बढ़ जाएगा कि वो ईसोफेगस तक फैल के आ जाएगा, और वो HCl ईसोफेगस का जब आ जाता है तो हमें पता है छाती में बर्निंग होती है, बर्निंग सेंसेशन होती है, हमारे चेस्ट के अंदर हमें बर्निंग जैसा फील होता है, भाई कुछ जल रहा है, हमारी छाती जल रही है, तो उसे हम कहते हैं बर्निंग सेंसेशन ऑन द चेस्ट या इन चेस्ट। और उसे कहा जाता है पता है क्या है, एसिडिटी। उसे कहा जाता है एसिडिटी या एसिड रिफ्लक्स। भाई आपकी बॉडी में एसिड का अमाउंट बढ़ गया है, वो ईसोफेगस तक आ गया है, इसे एसिडिटी कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें ना रोज टाइम पर खाना खाना चाहिए। और ये HCl है ना, इसका मेन काम एक और होता है, इसका काम क्या होता है कि हमारा फूड है, अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो किसी भी कीटाणु को या किसी भी सेल को वो मार सकता है। तो हमारे फूड के अंदर जो भी जो जर्म्स होते हैं ना, जर्म्स, वो जर्म्स को ये किल करने में हेल्प करता है, जर्म्स को किल करने में हेल्प करता है कौन, ये HCl। और हमने म्यूकस के बारे में तो जाना, भाई म्यूकस इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक जो होता है उसको है ना प्रोटेक्ट करता है, किससे, HCl से प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद जो हमारा फूड होता है वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। हमारा फूड जाता है स्टमक से, हमारा फूड जाता है स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्टमक से जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है ना, इसके बीच में यानी स्टमक की एंड में, स्टमक की ट्यूब के एंड में और स्मॉल इंटेस्टाइन के स्टार्टिंग में एक छोटा सा मसल प्रेजेंट होता है। भाई अगर ये स्टमक की ट्यूब है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन की ट्यूब है, तो जब ये कनेक्ट होते हैं ना, यहाँ पर एक छोटा सा मसल प्रेजेंट होता है, जिससे हम पता है क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं स्पिंक्टर मसल, जिसे हम कहते हैं स्पिंक्टर मसल। ये स्पिंक्टर मसल है ना, ये हेल्प क्या करता है, ये स्पिंक्टर मसल है ना, खाने को ना धीरे धीरे रिलीज करता है, खाने को धीरे धीरे स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज करता है।
ताकि बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ खाना भी नहीं चला जाए, ताकि हमारा डाइजेशन प्रोसेस अफेक्ट करे। सो जो हमारी बॉडी किस ब्यूटीफुल तरीके से बनी गई है कि अगर हम ओवर ईटिंग भी कर लेते हैं, गलती से हमने कुछ ज्यादा खा भी लिया, तो भी हमारा स्टमक इतना, भाई इतना हमारा बॉडी इतनी बायोलॉजिकली अच्छी तरह डिजाइंड है कि धीरे धीरे करके फूड को छोड़ेगी। कहां पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ताकि हमारा फूड का डाइजेशन बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाए। बट है ना, ये बहुत लंबे समय तक नहीं कर सकती है। हमारा बॉडी इस तरीके से लंबे समय तक करेगी ना, तो हमारे डाइजेस्टिव जूसेस की हमें कमी होगी और हमें वीकनेस भी आ सकती है, और ओवर ईटिंग की वजह से हमें अलग अलग बीमारियां भी हो सकती है। बट हमारी बॉडी इस तरीके से बायोलॉजिकली डिजाइंड है कि हमने कभी कभी ओवर ईटिंग कर भी ली, तो उससे हमें फूड को परफेक्टली डाइजेस्ट करने के लिए स्पिंस्टर मसल ना हेल्प करता है। भाई धीरे धीरे फूड को छोड़ेगा। और इस स्पिंस्टर मसल एक और चीज में हेल्प करता है कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एक बार फूड चला गया ना, फिर तो वो डाइजेस्ट होगा और उससे बैकफायर नहीं हो। जब डाइजेशन होगा तो ऑटोमेटिकली जो स्टमक होगा, पहले तो वो भी खुद कॉन्ट्रैक्ट करता है, स्टमक खुद कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलीज करता है। उससे क्या होता है, हमारा फूड मिक्स होता है ये गैस्ट्रिक जूसेस के साथ, बस स्मॉल इंटेस्टाइन भी कॉन्ट्रैक्ट करती है, तभी तो हमारा फूड अलग अलग जगह तक पास होगा। तो फूड जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो रिटर्न आ सकता है, वापस स्टमक में भी आ सकता है, बैक फायर मार सकता है स्टमक में। भाई बैक स्टमक में नहीं आया ना, तो उसकी वजह से क्या होता है कि स्पिंस्टर मसल उसे हेल्प करता है। भाई आप अब ऐसे देखो, इस तरीके से बना होता है कि भाई एक बार फूड गया, उसने इसे बंद कर दिया, अब स्टमक को जब फूड को वापस अभी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से फूड वापस आना चाह रहा है, तो फूड ऐसे वापस आएगा तो ये उसको ब्लॉक करेंगे, स्पिंस्टर मसल उसको ब्लॉक करेंगे। भाई आप फूड आप वापस नहीं आ सकते, आप वापस नहीं आ सकते, आप स्मॉल इंटेस्टाइन में ही रहोगे। और बहुत ही ज्यादा अमाउंट ऑफ हो गया तो फूड वापस आके फिर हमें एज अ फॉर्म ऑफ वॉमिट में बाहर आ जाता है, बट वो बहुत ही रेयर केसेस में होता है। इसके बाद हमारा फूड गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, यही तो मेन रोल प्ले करती है डाइजेशन प्रोसेस में, यही तो मेन रोल प्ले करती है डाइजेशन प्रोसेस में। क्यों? क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कुछ ऐसे डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट होते हैं जो हमारे फूड को कंप्लीटली डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, हमारे फूड को कंप्लीटली डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। और ये जूसेस लाने में हेल्प कौन करता है? लीवर और पेंक्रियास। ये जूसेस लाने में हेल्प कौन करता है? लीवर और पेंक्रियास, यही तो हेल्प करते हैं जूसेस को लाने में। अब हम पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। अब हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसा एक जगह है जिसके अंदर हमारा फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है, तो इसे कहा जाता है साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, यानी ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमारा जो डाइजेशन ऑफ फूड होता है ना, ये कंप्लीट होता है। यहाँ पे जो हमारा फूड होता है वो कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है, और फिर है ना इसके बाद हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के जो फूड होता है ना, वहां से फूड जाता है अलग अलग सेल्स तक, या अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक, या अलग अलग जो टिश्यूज होते हैं उनको रिपेयर करने में हेल्प करता है। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन ना लॉन्गेस्ट पार्ट है। स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गेस्ट पार्ट है, यानी कि बहुत ही लंबा पार्ट है। और ये जो लंबा पार्ट है ना एलिमेंट्री कैनाल का, ये ह्यूमंस के अंदर ऑलमोस्ट 6.6 मीटर जितना लंबा होता है। 6.6 मीटर जितना लंबा होता है। और ये इतना लंबा पार्ट, सोचो इतना भाई कॉइल हो जाता है, इतना एक्सटेंसिव कॉइलिंग हो जाती है इसके अंदर, इतनी बड़े अमाउंट में इसको कॉइल कर देते हैं कि वो कॉइल होके इतनी सी जगह पर वो सहम जाते हैं, इतनी सी जगह पर वो बैठ जाता है। सोचो किस तरीके से वो कॉइल्ड रहता है, और ये पूरी कॉइलिंग के थ्रू हमारा फूड है ना प्रोसेस होता है और पास होता है। अब देखो कि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये लॉन्गेस्ट पार्ट का, ये कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है। बट ये क्या करता है, किस तरीके से कंप्लीट डाइजेशन करता है? अब इस स्मॉल इंटेस्टाइन के पास है ना खुद के पास डाइजेस्टिव जूसेस नहीं होते, बहुत ही कम होते हैं, एक या दो मेनली रखता होगा। पर स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, लीवर और पेंक्रियास को बोलता है कि भाई आप अपने डाइजेस्टिव जूसेस जो है ना वो मुझे दो, अपने डाइजेस्टिव जूसेस मुझे दो, और मैं क्या करूंगा ना, उन डाइजेस्टिव जूसेस को हेल्प करूंगा, उन डाइजेस्टिव को यूज करूंगा हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में, हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है ना लीवर और पेंक्रियास से ना सेक्रीशन लेता है, लीवर और पेंक्रियास से सेक्रीशन लेता है। मैंने बताया सेक्रीट करना है किसी भी चीज को बनाना, तो वो बनी हुई चीज को, या लीवर जो चीज बनाता है, लीवर कोई एंजाइम्स बनाता है, डाइजेस्टिव जूसेस बनाता है, पेंक्रियास डाइजेस्टिव जूसेस बनाता है। तो ये जो चीजें होती है ना, ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन लेता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन उस चीज को क्या करता है, डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना, इसके अंदर होता है विलाई। विलाई विलाई क्या होते हैं, छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। क्या होते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। कि भाई अगर इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन अगर देखें कि भाई एक ट्यूब है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसकी जब इनर लाइनिंग पे हम देखेंगे ना, इनर लाइनिंग पे छोटे छोटे हैं ना ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, छोटे छोटे बाल जैसे छोटे छोटे हैं ना चीजें प्रेजेंट होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं। ये प्रोजेक्शंस है ना, इन्हें हम कहते हैं विलाई, इन्हें हम कहते हैं विलाई। ये विलाई क्या करते हैं, ये विलाई मेनली एक काम तो इनका बहुत ही सिंपल काम है कि सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए सरफेस एरिया बढ़ानी होती है, तो वो डाइजेशन
करने में हेल्प करते हैं, फूड के लिए सरफेस एरिया बढ़ाते हैं ताकि फूड बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छी तरह डाइजेस्ट हो जाए। बट इसका एक और जो कि मेन काम होता है, तो ये क्या करता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो विलाई होते हैं, विलाई के अंदर प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे ब्लड वेसल और कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज या ब्लड वेसल्स। ऐसे वेसल्स या ऐसे बर्तन कह सकते हैं, ऐसे ट्यूब्स कह सकते हैं जो विलाई के अंदर प्रेजेंट होती है, जो छोटी छोटी, जिसके अंदर ब्लड कैरी होता है और कंटिन्यूअसली उधर से ब्लड फ्लो होता रहता है उस जगह से। तो ब्लड क्या करता है, ये क्या करता है, विलाई क्या करता है, विलाई हमारे डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करता है और उसको ब्लड कैपिलरीज के थ्रू हमारे बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचा देता है, हमारे बॉडी के हर एक सेल तक, हर एक टिश्यू तक या हर एक ऑर्गन तक। ये विलाई के थ्रू, जो डाइजेशन के अंदर विलाई के थ्रू जो हमारा फूड एब्जॉर्ब्ड फूड होता है, जो कि डाइजेस्टेड फूड होता है, वो एब्जॉर्ब करता है विलाई, जो ब्लड वेसल्स एब्जॉर्ब करते हैं उसके बाद, और वो हमारे फूड को अलग अलग बॉडी पार्ट तक पहुंचाते हैं। ये काम विलाई का होता है, इसके लिए विलाई इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि भाई ये जो है फूड जो हमारा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर फूड आया तो किस तरीके से फूड डाइजेस्ट होगा, ये तो हमें जानना पड़ेगा ना कि फूड आ रहा है, हमने बोला कि भाई फूड का कंप्लीट डाइजेशन भी हो रहा है, पर फूड डाइजेस्ट किस तरीके से होगा। तो फूड इस तरीके से डाइजेस्ट होगा कि जो लीवर होते हैं ना, ये ऐसे कुछ सेक्रीशन करता है, और जो पेंक्रियास होता है ये ऐसे कुछ सेक्रीशन करता है जिसकी वजह से हमारा फूड डाइजेस्ट होने में हेल्प होता है, फूड डाइजेस्ट होता है। तो ये लीवर है ना, पहली बात तो लीवर एक लार्जेस्ट ऑर्गन है, लार्जेस्ट ऑर्गन यानी कि सबसे बड़ा ऑर्गन है, ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे बड़ा ऑर्गन है लिवर। लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट यानी कि लंबा, लंबा स्मॉल इंटेस्टाइन, और बड़ा लार्जेस्ट यानी कि लिवर, लार्जेस्ट ऑर्गन है। अब जो लिवर होता है ना, वो क्या करता है, बाइल जूस को मैन्युफैक्चर करता है, भाई बाइल जूस को बनाने में हेल्प करता है, बाइल जूस को वो बनाता है, बाइल जूस को वो बनाता है, और ये बाइल जूस है ना लिवर में बनता है। बट स्टोर कहां पे होता है पता है, स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर या गॉल ब्लैडर में ये स्टोर होता है। बाइल जूस बनता किधर है, लिवर में, स्टोर कहां पे होता है, गॉल ब्लैडर में। अब ये गॉल ब्लैडर से हमारा जो बाइल जूस है ना, वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहाँ गॉल ब्लैडर से हमारा फूड जाता है, हमारा जो होता है बाइल जूस रहता है वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। जैसे ही वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में वो क्या करता है, फैट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, फैट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमारा जो फूड होता है, उसके जो फैट होते हैं ना, वो बहुत ही बड़े बड़े ग्लोब्यूल या बड़े बड़े फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। वो बड़े बड़े ग्लोब्यूल को ये क्या करता है, छोटे छोटे ग्लोब्यूल में तोड़ देता है, छोटे छोटे ग्लोब्यूल में तोड़ लेता है, और वो छोटे छोटे ग्लोब्यूल में इस तरीके से तोड़ता है कि वापस वो जुड़ नहीं पाए। अब ये जो है ना, ये इसको कहते हैं इमल्सिफाइंग एक्शन। तो क्या करता है, फैट्स को डाइजेस्ट करता है इमल्सिफाइड फैट में, इमल्सिफाइड फैट में है, इमल्सिफाइड फैट। आपने इमल्सिफाइंग एक्शन का नाम एक और बार मैं आपको अगर एग्जांपल की तरह बताऊं कि कहां हमें देखा जाता है, तो आपने कोई भी सरफ की या कोई भी डिटर्जेंट की जब आप ऐड देखते हैं ना, तो पता है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो होते हैं वो कपड़े के दाग पर जाते हैं, और उसको ऐसे दाग पर क्या करते हैं, वो एक्ट करते हैं और वो मिट्टी को हटा देते हैं, वो मिट्टी को हटा देते हैं। तो हमारा जो कपड़ा है उसके अंदर जो मिट्टी लगी हुई है, तो छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स है ना, वो मिट्टी पे आकर मिट्टी को अपने आप से चिपका कर, और है ना वो पानी में मिक्स हो जाएंगे, मिट्टी को अपने आप से चिपका कर वो पानी में चले जाएंगे, और फिर है ना हमारे कपड़े के ऊपर एक लेयर बन जाएगी, जिससे क्या होगा कि हमारे कपड़े के ऊपर वापस मिट्टी नहीं चिपके। तो वो मिट्टी को जो भी होती है, हमारा डर्ट मॉलिक्यूल होते हैं, उसके अंदर वो एक्ट करके और उसे ले जाता है, अपने साथ जोड़कर उसे ले जाता है। यानी कि इधर के जो बॉन्ड होते हैं, इतना बड़ा डर्ट मॉलिक्यूल है, उसे तोड़कर अपने साथ ले जाता है। तो इसे कहते हैं इमल्सिफाइंग एक्शन। तो यही इमल्सिफाइंग एक्शन यहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि बड़े बड़े ग्लोब्यूल होते हैं, फैट ग्लोब्यूल, फैट के समझो बड़े बड़े बॉल। भाई एक फैट का बहुत ही बड़ा बॉल है, उस फैट के बड़े बॉल को ये बाइल जूस क्या करता है, तोड़ तोड़कर छोटे छोटे और बहुत सारे बॉल्स में बना देता है। भाई एक फैट का बड़ा बबल है, वो बबल को तोड़कर छोटे छोटे बबल में बना देता है। तो एक बड़े बबल से बहुत छोटे छोटे बबल बना देता है। इन छोटे छोटे बबल्स को हम क्या कहते हैं, इमल्सिफाइड फैट, इमल्सिफाइड फैट, इमल्सिफाइड फैट। अब हमें पता तो है कि भाई ये इस चीज में तो काम आता है, इमल्सिफाइड फैट करने में काम आता है। बट हमारे फूड में एक पेंक्रियाज जो होते हैं, जैसे हम कहें पेंक्रियाज जो होता है हमारा, जो हमारा ऑर्गन होता है, पेंक्रियाज ऑर्गन प्रेजेंट कहाँ होता है। मैंने आपको बताया कि भाई लीवर है, वो बाइल जूस बनाता है, वो डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, लीवर का काम तो हमें पता चल गया। बट पेंक्रियाज क्या करता है, पेंक्रियास मेनली पेंक्रियाटिक जूस बनाता है। और पेंक्रियास प्रेजेंट कहां होता है पता है, स्टमक होता है ना हमारा, स्टमक, स्टमक के एग्जैक्ट नीचे एक छोटा सा ऑर्गन होता है, उसे हम कहते हैं पेंक्रियास। ये पेंक्रियास बनाता है पेंक्रियाटिक जूस। ये पेंक्रियाटिक जूस, इसके अंदर होते हैं डाइजेस्टिव जूसेस, और ये डाइजेस्टिव जूसेस जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं तो वो फूड को कंप्लीटली डाइजेस्ट करते हैं। इन डाइजेस्टिव जूसेस में मेनली 3 एंजाइम आते हैं, या मेनली 3 जूसेस आते हैं।
ये एंजाइम कौन से होते हैं? एक होता है अमाइलेस, एक होता है ट्रिप्सिन और एक होता है लाइपेस। अमाइलेस, ट्रिप्सिन और लाइपेस, ये तीन ऐसे एंजाइम है जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। बट हमारा फूड जो पैंक्रियाटिक जूस है उसको बनने के लिए हमारे फूड को अल्कलाइन होना पड़ेगा। अल्कलाइन यानी कि बेसिक इन नेचर होना पड़ेगा। हमारा फूड हमने हमने जाना इसके पहले कि स्टमक के अंदर हमारा फूड HCl की वजह से क्या एसिडिक हो गया था, हमारा फूड बहुत ज्यादा एसिडिक हो गया था। बट अगर एसिडिक फूड रहेगा ना तो पैंक्रियाटिक जूस एक्ट ही नहीं करेंगे, तो उसके लिए फूड को पहले बेसिक होना पड़ेगा या अल्कलाइन होना पड़ेगा। तो ये फूड को अल्कलाइन करने में पता है कौन हेल्प करता है? बाइल जूस। बाइल जूस का एक और रोल होता है जो फूड को अल्कलाइन होने में हेल्प करता है, फूड को अल्कलाइन कन्वर्ट करने में, अल्कलाइन फॉर्म में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। जैसे ही फूड अल्कलाइन मीडियम में आ जाएगा, पैंक्रियाटिक जूस निकल आएंगे या पैंक्रियाटिक जूस सेक्रीट होंगे या बन जाएंगे। पैंक्रियाटिक जूस जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गए ना, उसके बाद अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेस अपना काम चलाएंगे। इनको बोलेंगे स्टमक कि भाई, इनको बोलेगा स्मॉल इंटेस्टाइन के भाई चलो अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेस काम पे लग जाओ, काम पे लग जाओ, चलो ये जितना भी खाना है सबको डाइजेस्ट करो और बचे हुए खाने को बाहर फेंकने में हेल्प करो। जितना भी खाना है उसको डाइजेस्ट करो। खाने को डाइजेस्ट कैसे करेगा? अमाइलेज बोलता है कि सर 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 स्मॉल इंटेस्टाइन सर मैं करूंगा। अमाइलेज क्या बोलता है? मैं करूंगा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करके उसको ग्लूकोज बना दूंगा। भाई बड़े बड़े कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर छोटे छोटे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में बना दूंगा। मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, कार्बोहाइड्रेट को, मेरा काम हो गया, मैं खाना अपना काम करके चला जाऊंगा। फिर बोलेगा ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन बोलेगा सर 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 मैं क्या करूंगा, प्रोटीन्स होते हैं ना हमारे, प्रोटीन्स पार्शियली डाइजेस्ट तो हो गए, पेप्सिन ने प्रोटीन को पार्शियली डाइजेस्ट तो कर दिया, अब मैं क्या करूंगा, इन प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर दूंगा और भी सिंपलर फॉर्म में। प्रोटीन बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, उसे जब हम तोड़ते हैं ना तो छोटे छोटे अमीनो एसिड होते हैं, छोटे छोटे अमीनो एसिड ही चेन बनाकर प्रोटीन बनाते हैं। तो हम उन प्रोटीन को तोड़कर छोटे छोटे अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। ट्रिप्सिन ने बोला मेरा तो यहाँ पर प्रोटीन से अमीनो एसिड में कन्वर्ट करके काम खत्म हो गया, मैं चला घर पे, मैं चला वापस घर पे। अब ट्रिप्सिन ने तो काम खत्म कर दिया। इसके बाद आया लाइपेस। लाइपेस बोलेगा सर 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 ये जो जो लीवर था ना, इसने बाइल जूस से मदद से मेरे इमल्सिफाइड फैट बना दिया था। मतलब बड़े बड़े फैट मॉलिक्यूल को उसने तोड़कर छोटे छोटे फैट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट तो कर दिया था, बट ये छोटे फैट मॉलिक्यूल भी एब्सॉर्ब नहीं हो सकते बॉडी के अंदर। तो इन छोटे फैट मॉलिक्यूल्स या इमल्सिफाइड फैट्स को मैं कन्वर्ट करूंगा फैटी एसिड में। इनको तोड़कर, इन छोटे मॉलिक्यूल को भी तोड़कर, इन्हें ब्रेक डाउन करके, इनके बीच के बॉन्ड को तोड़कर मैं इन्हें फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, मैं इन्हें फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। अब लाइपेस ने कन्वर्ट किया फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, ट्रिप्सिन ने कन्वर्ट किया प्रोटीन को अमीनो एसिड में, एमाइलेज ने कन्वर्ट किया कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स या कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जिसे शॉर्ट में कह सकते हैं, इसी कन्वर्ट किया ग्लूकोज में। तो इससे क्या होगा कि ग्लूकोज, ये अमीनो एसिड, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है ना, ये वन ऑफ द सिंपलेस्ट फॉर्म है हमारे फूड के सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा? अभी ये डाइजेस्टेड फॉर्म है भाई, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, अभी तक हमने क्या डाइजेशन हो रहा है, इसमें कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाएगा तो उसके बाद क्या करेगा? एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। इन सिंपल फॉर्म ऑफ फूड का एब्जॉर्प्शन होगा। किसकी मदद से होता है एब्जॉर्प्शन? होता है विलाई की मदद से। एब्जॉर्प्शन होता है विलाई की मदद से। विलाई क्या करेगा? इस फूड को एब्जॉर्ब करेगा, डाइजेस्टेड फूड जो सिंपलर फॉर्म में है उसे एब्जॉर्ब करेगा। और विलाई क्या करेगा? इसको हर बॉडी पार्ट तक, जिसके अंदर ब्लड कैपिलरीज या ब्लड सेल प्रेजेंट होते हैं ना, वो हर एक बॉडी पार्ट तक ले जाएंगे और हर एक बॉडी पार्ट में ले जाके हमारे डैमेज टिश्यूज जो होते हैं उन्हें रिपेयर करने में हेल्प करते हैं, हमारे सेल को एनर्जी देने में हेल्प करते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं एसिमिलेशन। क्या फूड को हर जगह तक पहुंचा कर, ट्रांसपोर्ट करके उसमें से एनर्जी बनाने के प्रोसेस को हम कहते हैं एसिमिलेशन। क्या कहते हैं? एसिमिलेशन। अब लास्ट हमारी प्रोसेस बची है जो कि है इजेशन या एक्सक्रीशन। कौन सी प्रोसेस बची है? इजेशन या एक्सक्रीशन। अब इजेशन या एक्सक्रीशन जो है ना, इसका मतलब क्या होता है कि हमारे बचे हुए फूड को, हमारा फूड डाइजेस्ट तो हो गया, बट कंप्लीट डाइजेस्ट भाई हो गया तो बचा हुआ जो खाना है जो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा भाई, जिसको हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, इस ऐसा फूड जिसे हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, तो वो फूड क्या करेगा? वो फूड हमारी बॉडी में बाहर निकल जाएगा। हमारी बॉडी उसको बोलेगी ना भाई तू अनडाइजेस्टेड फूड है, मेरे अंदर रहकर क्या करेगा? चल भाई बाहर निकल।
चल भाई बाहर निकल, तो हमारा फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए आ जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, हमारा फूड आ जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। तो अब हम पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। अब हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। हमारा फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, उसके बाद हमारा फूड आया लार्ज इंटेस्टाइन में, हमारा फूड आया लार्ज इंटेस्टाइन में। तो हम उसकी बात करेंगे। लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा फूड जब आता है ना, तो हमारा फूड मेनली अनडाइजेस्टेड फूड होता है। भाई ऐसा फूड होता है जो डाइजेस्ट नहीं होता, और ऐसा फूड जो डाइजेस्ट नहीं होता वो जब लार्ज इंटेस्टाइन में आता है तो वो क्या करता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन उसे पास करता है अपने थ्रू, और वो फूड में से क्या करता है, मेनली वो वाटर होता है ना, वाटर वो एब्जॉर्ब कर लेता है। मेनली फूड में से वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, मेनली फूड में से वो मोर अमाउंट ऑफ वाटर, जितना हो सके वो वाटर अनडाइजेस्टेड फूड में से एब्जॉर्ब कर लेता है, और बचे हुए फूड को वो बाहर फेंक देता है बॉडी के एनस के थ्रू। हमारा जो खाना होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है ना, वो बॉडी के बाहर निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टूल, हम इसे कह सकते हैं स्टूल, जो कि अनडाइजेस्टेड हमारा फूड होता है। और ये इसी प्रोसेस को हम पता है क्या कहते हैं, इजेशन या एक्सक्रीशन। अब हमने इजेशन और एक्सक्रीशन तक हमने पूरा का पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया, यहाँ पूरा का पूरा न्यूट्रिशन का प्रोसेस हमारा जो है ना वो हमने पढ़ लिया कि भाई किस तरीके से हमने अगर रिपीट करें इस प्रोसेस को, यहाँ पर तो हमारा प्रोसेस जो डाइजेस्टिव का सिस्टम का प्रोसेस होता है वो यहाँ पे समाप्त होता है, यहाँ पे खत्म होता है। बट इसे एक बार अगर रिवाइज करेंगे हमने किस तरीके से इसे पढ़ा है, तो हम पहले हम गए इंजेक्शन में। इंजेक्शन मतलब खाने को इनटेक करना, खाने को खाना, सॉलिड लिक्विड या किसी भी सेमी सॉलिड फॉर्म में हम खाने को खाते हैं। खाने के बाद हमारा फूड जाता है डाइजेशन के प्रोसेस में। डाइजेशन का प्रोसेस कहाँ शुरू होता है, माउथ से शुरू होता है, माउथ से भी जाता है इसोफेगस, फिर जाता है फूड स्टमक में, फिर जाता है फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर होता है एनस में, वहां से बाहर निकल जाता है फूड। अब डाइजेशन का प्रोसेस का क्या मतलब क्या होता है कि भाई कॉम्प्लेक्स फूड को हमने सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो फूड हमने डाइजेशन के अंदर सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या होगा, सिंपल फॉर्म का जो फूड है वो एब्जॉर्ब होगा, सिंपल फॉर्म जो होगा वो फूड वो एब्जॉर्ब होगा हमारी बॉडी के अंदर, वो एब्जॉर्ब होता है थ्रू द फॉर्म ऑफ विलाई, या विलाई के थ्रू वो होता है एब्जॉर्ब। विलाई के थ्रू एब्जॉर्ब होने के बाद जो विलाई के अंदर प्रेजेंट होते हैं ब्लड वेसल्स या ब्लड कैपिलरीज, उसके थ्रू हमारा फूड जाता है अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक, ट्रांसपोर्ट होता है अलग अलग बॉडी के अलग अलग सेल्स तक, अलग अलग टिश्यूज तक, अलग अलग ऑर्गन्स तक, वहां पर वो जाता है और वहां पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, हमारा सेल प्रोड्यूस करता है एनर्जी, उसे हम कहते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन तो हो गया। इसके बाद जो हमारा बचा हुआ खाना होता है, जो कि अनडाइजेस्टेड फूड होता है, वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ इजेशन या एक्सक्रीशन। इसे तो कहते हैं इजेशन या एक्सक्रीशन, जो कहां से निकलता है बाहर, एनस के थ्रू बाहर निकलता है। यहाँ पर हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेशन का प्रोसेस जो होता है ना ह्यूमन के अंदर, वो खत्म होता है। इसके बाद हमने अब रिवीजन अगर समझ ले कि भाई पूरे हमारे सेशन का जो समरी है वो है, ये हमने पहले पढ़ा कि ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किस तरीके से न्यूट्रिशन लेते हैं, हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स किस तरीके से न्यूट्रिशन लेते हैं। तो उसमें हम पहले बात किया हमने सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के बारे में। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में आते हैं मेनली अमीबा और पैरामीशियम। फिर अमीबा किस तरीके से है ना फूड के अंदर जाता है, उसका मेन सूडोपोडिया बनाता है, उसके सूडोपोडिया में से फिर वो खाने को एब्जॉर्ब करता है, और वो सिंगल सेल होता है, तो किस तरीके से उसका एब्जॉर्प्शन बहुत ही सिंपल वे में होता है। पैरामीशियम भी इसी तरीके से करता है, उसके अंदर क्या सीलिया प्रेजेंट होते हैं जो उसको मूव करने में और फूड को उसके पार्ट तक, उसके डाइजेशन पार्ट तक लाने में हेल्प करते हैं, उसके सेल के अंदर लाने में हेल्प करते हैं। इसके बाद सिंगल सेल के बाद हमने एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बात की। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो हम जैसे ह्यूमंस हैं, हम भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो हमारे अंदर किस तरीके से न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है हमने वो पढ़ा। इसमें हमने पढ़ा मेनली डिटेल में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को, जो हमें हेल्प करता है समझने में कि हमारा न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है। यहाँ पर हमारा होता है सेशन खत्म, यहाँ पर हमारा जो लेक्चर होता है वो खत्म होता है। थैंक यू सो मच।